Hello everyone, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss Factories Act 1948। इससे पहले बता दूं कि अगर आप EPF की तैयारी कर रहे हो और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, लगभग 50 दिन जो भी बचे हुए 50 से 55 दिन इसमें कंप्लीट अगर इसको तैयारी करना चाहते हो तो एक सीरीज चल रही है ऑलरेडी, जहाँ पे मैं GS कवर करा रहा हूँ, जिसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी में कवर करा रहा हूँ। ये 20 दिन का कोर्स है, इसको जरूर देखना। डेली मैं इसमें बताता हूँ क्या पढ़ना है। इसकी एक सीरीज़ है, मेरे प्लेलिस्ट वाले पेज पे जाके देखना। 404 वीडियोस हैं, उसमें एक एक करके आपको फर्स्ट डे से लेकर मैं लगभग 20 दिन तक आपको प्लान बताऊंगा, ये कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स है जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, लेबर लॉ, इसके अलावा कंप्यूटर, है ना, इन सब टॉपिक्स को भी मैं इस पर्टिकुलर सीरीज जो ये चल रही है इसमें कवर कर रहा हूँ। तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन वहाँ पे आपका जीएस से सेक्शन से हो जाएगा, लगभग 40 क्वेश्चन इस वाले से हो जाएगा। इसके अलावा क्वांट भी मैं बताऊँगा कैसे तैयारी करनी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है, और कुछ अदर टॉपिक्स जो छूट जाएंगे उनको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, चिल और ये पूरा क्लास एंजॉय करो, ठीक है। तो चलिए, फैक्ट्रीज एक्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि गठन हुआ, जो कि बना था, ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 1948 में। 1948 डेट याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक्ट का डेट ही पूछ लेगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक्ट है 1948 का। अब इस एक्ट में है क्या, इस एक्ट का सेक्शन 2 जो है वो कहता है कि ये फैक्ट्री एक्ट जो है कहाँ कहाँ लागू होगी। तो अप्लीकेबिलिटी की बात करें तो सेक्शन 2 ऑफ 2 कहता है, 2 का दूसरा पार्ट जो है सेक्शन 2 ऑफ 2 कहता है कि अप्लीकेबिलिटी जो होगी इस एक्ट की वो वैसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाली प्रीमाइसेस, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है वैसा जगह, मान लो ये एक ABC फैक्ट्री है, इसके प्रीमाइसेस में, इसके दायरे में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है यूजिंग पावर, अगर 10 या 10 से ज़्यादा मैन पावर होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर नॉन पावर के साथ, अगर यहाँ पे मतलब पावर, बिजली नहीं यूज़ की जा रही है और प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर होना चाहिए, ठीक है। तो 10 या 10 से ज़्यादा अगर पावर यूज हो रहा है और 20 या 20 से ज़्यादा अगर पावर यूज नहीं हो रहा है, तो पहला कंडीशन आपको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 11 से 20। क्या बताता है इस एक्ट का, तो सेक्शन 11 से 20 बताता है कि एम्प्लॉयर जो भी होगा, इस केस में मान लो ABC अपनी फैक्ट्री है, यहाँ पे ABC का जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयर है। अब ये जो एम्प्लॉयर है इस केस में ABC, इसको इंश्योर करना है कि हेल्थ ऑफ वर्कर्स मेंटेन किया जाए। उनके हेल्थ ऑफ वर्कर के लिए ये जरूरी है कि उनको प्रॉपर उनके वर्किंग कंडीशन में उनको सुटेबल वर्किंग कंडीशन दिया जाए, जैसे कि वेंटिलेशन हो, जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर प्रॉपर रखा जाए। अब ये नहीं कि एकदम उनको जला दोगे, 40-50 डिग्री में ऐसे ही काम कर रहा है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए वेंटिलेशन, हवा, इसके साथ ही डस्ट ना हो उस एरिया में, फ्यूम ना हो उस एरिया में, ये भी इंश्योर करना है। मान लो कोई बंदा काम कर रहा है फैक्ट्री में, वहाँ पे बहुत सारा फ्यूम, बहुत सारा धुआं उठ रहा है, तो उसका तो हेल्थ ऐसे ही खराब हो जाएगा। साथ में उसको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर वो ओवर क्राउडिंग एरिया में काम कर रहा है तो उसको ओवर क्राउडिंग एरिया से निकालना पड़ेगा, ऐसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि ओवर क्राउड ना हो एरिया। साथ में जो जनरल एरिया है उसका क्लीननेस भी चाहिए जनरल, और साथ में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, या फिर जो एफ्लुएंट है, वेस्ट एंड एफ्लुएंट का डिस्पोजल होना जरूरी है, ठीक है। जो भी वेस्ट निकल रहा है उसका डिस्पोजल हो जाए तो बंदों का हेल्थ बना रहे, ठीक है। ये सेक्शन 11 से 20 में डिस्क्राइब किया गया। इसके अलावा सेक्शन 6 क्या कहता है इस एक्ट का, सेक्शन 6 कहता है कि जो भी फैक्ट्रीज हैं वो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कराएंगी, साथ में उसको रिन्यूअल भी कराएंगी। तो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फैक्ट्रियों को, और ये रजिस्ट्रेशन के समय जो है एप्लीकेशन देना पड़ता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को ये रजिस्ट्रेशन जमा करना पड़ता है, और वो जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री जो होता है वो पर्टिकुलर इसको अप्रूव करता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है सेक्शन 6 के अंदर। इसके बाद आता है सेफ्टी मेजर्स। अब देखो, कुछ सेफ्टी मेजर्स भी लेने पड़ते हैं अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। ये किसको लेना पड़ता है, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो मशीनें हैं वो मशीनें कहीं ना कहीं सेल्फ एक्टिंग मशीनें होनी चाहिए, मतलब कि
उन पे कोई खतरा ना हो, साथ में उन पे केसिंग लगा दो। अगर मान लो कोई मशीन है वहाँ पे चल रही है मशीन, अगर उसमें केसिंग नहीं है, मतलब उसका कवर टाइप का नहीं है, तो किसी का हाथ आ जाए, कट जाए उसमें, तो ये सब केसिंग होना चाहिए। केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी इज रिक्वायर्ड एज ए सेफ्टी मेजर। जो भी खतरनाक मशीनें हैं उसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल मशीनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो डेंजरस मशीन्स में नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ डेंजरस मशीन होती हैं, जैसे कि अगर बात करें स्पेसिफिकली कॉटन ओपनर्स की, तो कॉटन ओपनर्स जो होते हैं वो थोड़ी डेंजरस मशीन होते हैं। तो जो भी डेंजरस मशीन्स हैं वहाँ पे वुमेन और चिल्ड्रन, जो कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं, ये लोग थोड़े मतलब वैसे मतलब इनको नहीं लगाना चाहिए डेंजरस चीज़ों पे, ये प्रोहिबिशन है अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। इसके अलावा अगर मान लो कि पावर कट ऑफ करना है, पावर को बंद करना है, या फिर स्ट्राइकिंग गियर करना है, कटिंग ऑफ पावर करना है, उस केस में होइस्ट होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए। उस केस में होइस्ट होना चाहिए, लिफ्ट होना चाहिए, ताकि उस पावर को कट ऑफ किया जा सके। इसके अलावा वेलफेयर मेजर्स भी इंश्योर करना होता है, एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। एम्प्लॉयर को वेलफेयर मेजर्स जो है वो देने पड़ते हैं। वो वेलफेयर मेजर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग से रिलेटेड फैसिलिटी देनी पड़ती है, ताकि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके कपड़े वपड़े धुल जाए। साथ में कपड़े रखने की भी फैसिलिटी उनको वार्डरोब टाइप का मिलना चाहिए। प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी होना चाहिए, बैठ सके बंदे, अब धरती पे तो बैठेंगे नहीं, है ना, तो उनको सिटिंग फैसिलिटी, चेयर्स वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फर्स्ट एड बॉक्स देना पड़ेगा हर 150 वर्कर के लिए। मिनिमम अगर मान लो 150 वर्कर है मैक्सिमम, तो 150 पे एक देना है। 150 से ज़्यादा हो जाए तो 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 150 है, 150 पे एक जो है फर्स्ट एड किट देना पड़ता है। फर्स्ट एड किट क्या होता है, उसमें एक किट जैसा ऐसा रहता है, इसमें जो जैसे कि मरहम पट्टी वगैरह, छोटी मोटी दवाइयाँ वगैरह रहती हैं, जैसे कि किसी को लूज मोशन हो गया, छोटी मोटी ओवर द काउंटर मेडिसिन रहती हैं, और साथ में बैंडेज पट्टी वगैरह, जैसे किसी के कट फट गया तो उसको फर्स्ट एड एटलीस्ट दिया जा सके। इसके अलावा कैंटीन देना पड़ेगा। कैंटीन की फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय करता है 250 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, तो कैंटीन की फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा शेल्टर, रेस्ट रूम, लंच रूम का भी कंडीशन है, लंच रूम देना ही देना है अगर 150 या 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो, ठीक है। क्रेच फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें स्तनपान वगैरह कराती हैं महिलाएं, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह देती हैं, नरिश करने के लिए बच्चों को, तो क्रेच फैसिलिटी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई फैक्ट्री है जहाँ पे 30 या 30 से ज़्यादा वुमेन काम करती हैं, तो उनको क्रेच फैसिलिटी, ताकि उनके बच्चे वगैरह नरिश हो पाए, उनको दूध वगैरह वो पिला सके। इसके अलावा वेलफेयर ऑफिस देना पड़ेगा। अगर 500 या 500 से ज़्यादा एम्प्लॉई एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो एक वेलफेयर ऑफिस सेपरेट बनाना पड़ेगा। वेलफेयर ऑफिस सेपरेट बनाना पड़ेगा, ताकि लोग अगर ग्रीवांस है, कोई दिक्कत है, तो वेलफेयर ऑफिस को अप्रोच करके जो भी वेलफेयर से रिलेटेड है डिमांड वहाँ पे रेज कर सके। तो ये फैक्ट्री एक्ट में इतना है। और इसके अलावा भी कुछ और प्रोविजंस है, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे चलते हैं, ठीक है, ये वाला स्लाइड। सेक्शन 51, 54 से लेकर 56 और 59 और 60 कहता है कि जो वर्किंग आवर है वो वो लिमिटेड होना चाहिए। स्प्रेड ओवर वर्क या फिर ओवर टाइम से रिलेटेड कुछ प्रावधान होना चाहिए, ऐसा बताया गया फैक्ट्री एक्ट में। तो बोला गया है कि वर्किंग आवर जो है वीकली 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में 48 घंटे से ज़्यादा आप किसी वर्कर से काम नहीं करा सकते। ये है फैक्ट्री एक्ट में प्रोविजन, 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करा सकते, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा ये तो पर वीक हो गया, डेली का भी लिमिट है। डेली 9 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते, 9 आवर्स से ज़्यादा डेली काम नहीं करा सकते। इसके अलावा रेस्ट देना पड़ेगा आपको, हर 5 घंटे काम कराने पे आपको आधे घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा। ये भी फैक्ट्री एक्ट में बोला गया है। अगर 5 घंटे काम कराते हो तो उस बंदे को आधे घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा स्प्रेड ओवर जो टाइम होगा वो नॉट मोर देन 10.5 आवर होना चाहिए। इसके अलावा ओवर टाइम के लिए अगर मान लो किसी एम्प्लॉय से आप ओवर टाइम करा रहे हो, तो उसको नॉर्मल वेज रेट जो होता है, नॉर्मल वेज रेट ऐसा रेट है जिसमें पर घंटे के लिए आपको रेट मिलता है, पर घंटे काम पे, तो ठीक है। वेज रेट जो नॉर्मल टाइम पे रहता है उसके डबल रेट आपको देना पड़ता है अगर आप ओवर टाइम करा रहे हो। ओवर टाइम काम करा रहे हो मतलब काम जो मान लो 9 घंटे से भी ज़्यादा काम करा रहे हो, 8 घंटे से ज़्यादा काम करा रहे हो, 9 घंटे पर डे काम करा सकते हो, 9 घंटे से ज़्यादा नहीं, और 9 घंटे से ज़्यादा करा रहे हो तो ओवर टाइम हो जाएगा। ओवर टाइम पे आपको डबल रेट, वेज का डबल रेट देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं जो वुमेन का जो
एम्प्लॉयमेंट है, रात को नहीं लगा सकते, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। ये रेस्ट जो है रेस्ट्रिक्शन से है, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है वुमेन के ऊपर। वुमेन को आप फैक्ट्री एक्ट के तहत रात को 7 PM से लेकर सुबह के 6 AM तक नहीं लगाया जा सकता। ये पीरियड में वुमेन प्रोहिबिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, नहीं उसमें काम कर सकती। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोविजन जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 में है, वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स। मान लो यंग पर्सन्स जैसे कि चिल्ड्रन, वो अलाउ ही नहीं है। चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। मान लो कोई बच्चा है जिसका एज 13 साल है, क्या उसको आप किसी फैक्ट्री में काम लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। फैक्ट्री एक्ट 1948 उसको मना करता है। इसके अलावा नॉन एडल्ट जो है, एडल्ट है ये, ठीक है, नॉन एडल्ट जो है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक हियर, नॉन एडल्ट जो हैं उनको आप जो जैसे कि 14 से ज़्यादा और 18 तक हैं, तो मतलब एडल्ट नहीं हुए, एडल्ट तो 18 के बाद ही होते हैं। तो जो नॉन एडल्ट हैं उनको काम कराया जा सकता है अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948, लेकिन प्रोवाइडेड उनको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देना पड़ता है, टोकन्स में उनको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिलता है कि हाँ ये बच्चा जो है ये काम करने योग्य है, इसकी जो फिजिकल फिटनेस है वो ठीक है। इसके अलावा अगर वर्क आवर की बात करें, इनके पर्टिकुलर जो है 14 से 18 के बीच का कोई बच्चा है तो उसका वर्क आवर जो होगा वो 4.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर डे उसको 4.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा ही इज़ ऑल्सो नॉट परमिटेड इन नाइट शिफ्ट। तो जो बच्चे हैं 14 से 18 के बीच में वो नाइट शिफ्ट में भी काम नहीं कर सकते। अगर एडल्ट नहीं है कोई तो नाइट में वो काम नहीं कर सकता। इसके अलावा एनुअल लीव दिया गया है इस फैक्ट्री एक्ट में। एनुअल लीव का भी प्रोविजन है विथ वेजेस, मतलब कि कोई बंदा अगर छुट्टी जा रहा है तब भी उसको वेज मिलता रहेगा, उसकी छुट्टी से मतलब उसके वेज से नहीं कटेगा। तो पेड जो लीव है या फिर इसको कह सकते हैं एनुअल लीव विथ वेजेस, वो टोटल जो है, अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई वो काम करता है किसी फैक्ट्री में 240 डेज, एक साल के अंदर 240 डेज अगर काम करता है तो उसको एनुअल लीव मिलना चाहिए। एनुअल लीव क्या कैसे रेट से मिलेगा? तो एक दिन मिलेगा पर 20 डेज के लिए। अगर मान लो 240 दिन है तो पर डे 20 डेज के लिए एक दिन मिल रहा है, यानी कि टोटल उसको 12 दिन का लीव मिलेगा। सॉरी, तो उसको टोटल कितना 12 दिन का लीव मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा चिल्ड्रन को कितना पर 15 डे में 15 दिन काम करा के आपको एक दिन का लीव उसका बनता है। इसके साथ में एक्यूमुलेट कर सकते हैं ये लोग लीव को, अपने 30 दिन जमा कर सकते हैं, इसके बदले में उनको कैश मिल सकता है, ठीक है। 30 दिन का अगर लीव चाहे तो ये लोग जमा करके कैश भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई एक्यूमुलेशन ऑफ लीव की। मैक्स लीव ये लोग 30 डेज कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 92 जो है इस फैक्ट्री एक्ट का, वो ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज से डील करता है। ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज में आपको बता देता हूँ क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है जो ऑफेंसेज हो सकती है, उसके लिए क्या क्या पेनाल्टी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे ऑफेंसेज लिखता हूँ, एक तरफ पेनाल्टीज लिखता हूँ, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मान लो कि कोई एम्प्लॉयर है, कोई फैक्ट्री है, एम्प्लॉयर या फिर फैक्ट्री जो है, वो क्या ऑफेंस है उसका ऑफेंस ये है कि जो प्रोविजन है एक्ट का वो फॉलो नहीं कर रहा है, प्रोविजन एक्ट नहीं फॉलो कर रहा है। एक्ट का प्रोविजन, ये पर्टिकुलर जो फैक्ट्री एक्ट है इसका कोई प्रावधान है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको क्या होगा सजा? इसको 2 साल तक का जेल हो सकता है, अप टू 2 years ऑफ जेल हो सकता है। इसके अलावा इसको अप टू 1 लाख रुपये अप टू ये हो सकता है, या फिर बोथ हो सकता है, ठीक है। तो ये पहली ऑफेंस पेनाल्टी हो गई। दूसरा है कि अगर ये मान लो ये लगातार ये करता रहता है, कॉन्ट्रावेंशन लगातार करता रहता है, ये हमेशा मतलब वो है, ये एक बार नहीं, ये कई बार करता रहता है इस ऑफेंस को, तो इसको जो कंटिन्यूएशन है इस कॉन्ट्रावेंशन का, इसके लिए मान लो दोबारा इसने कर दिया, कंटिन्यू ही रख रहा है, तो इसको पर डे में 1000 रुपये देना पड़ेगा, 1000 रुपये पर डे, ठीक है। मान लो कि एक बार इसने किया तो ठीक है, इसको 2 साल तक जेल हो सकती है, या फिर 1 लाख रुपया, या फिर दोनों हो सकता है। लेकिन ये बार बार कर रहा है ये ऑफेंस, तो ये पर डे के जो है 1000 रुपये इसका चार्ज होगा पेनाल्टी के तौर पे। इसके अलावा अगर मान लो ये चैप्टर 4 है जो कि पर्टेनिंग टू सेफ्टी एंड डेंजरस ऑपरेशन से रिलेटेड है, सेफ्टी एंड डेंजरस ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन को अगर ये एम्प्लॉयर तोड़ता है, जो कि चैप्टर 4 में दिया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट को चैप्टर में डिवाइड किया गया, और चैप्टर 4 में जो कि सेफ्टी एंड डेंजरस कंडीशन से रिलेटेड है
उसमें अगर मान लो इसने कुछ फॉलो नहीं किया सेफ्टी स्टैंडर्ड वगैरह और किसी एम्प्लॉय का डेथ हो गया, किसी वर्कर का डेथ हो गया, तो इसको नॉट लेस देन ₹25,000 देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, नॉट लेस देन, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो इंजरी हो जाती है, सीरियस इंजरी टाइप, तो इसको नॉट लेस देन ₹5,000 देना पड़ेगा, ₹5,000। तो ये पुराना एक्ट है इसलिए इसके हिसाब से अमाउंट कम लग रहा है, एनीवे ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज में ही और देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इस पर्टिकुलर चीज़ पे ये लगातार कॉन्ट्रावेंशन करता रहता है, ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रावेंशन करता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, तो इसको 3 साल का जेल हो सकता है, 3 साल का जेल, और नॉट लेस देन 10,000 टू 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। ये इसमें इसको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर मान लो ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कोई इंस्पेक्टर आया है फैक्ट्री एक्ट के तहत, और ये चेक करना चाहता है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में ये जो प्रावधान है फैक्ट्री एक्ट के फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और इसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, एम्प्लॉयर ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो इसको क्या सज़ा हो सकती है, इसको 6 महीने का जेल हो सकता है, या फिर 10,000 रुपये का फाइन हो सकता है, या फिर बोथ हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मान लो ऑफेंस हो सकता है कि रॉन्गफुल डिस्क्लोजिंग रिजल्टिंग पर्टेनिंग टू रिजल्ट ऑफ एनालिसिस, तो भी इस केस में सेम सज़ा होगी। मान लो कि इसको ये डाटा गलत देता है, तब भी इस केस में यही सज़ा होगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो इंस्पेक्टर आया है इसको डेटा गलत दिया जा रहा है, तब भी इसको सेम सज़ा होगी, ठीक है। मैं देख लूँ एक बार रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। जी हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये भी ज़रूरी है। चलो, ये हमने पार्टिकुलर जो है एक्ट के बारे में डिस्कस किया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इसके अलावा एक और भी इसमें, एक मिनट, मैं आपको एक और इसमें ऑफेंस बता देता हूँ। फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41B, 41C एंड 41H pertaining to compulsory disclosure of information by occupier, specific responsibility of occupier और right of workers to work imminent danger, उसके इसमें 7 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर 2 लाख रुपए जुर्माना, या फिर 10 साल का भी सज़ा हो सकता है अगर ये कॉन्ट्रावेन करता है, कंटिन्यू ये जो है इमिनेंट डेंजर में अगर एम्प्लॉइज को रखता है, तो इसको लगातार सज़ा होती रहेगी। ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।